याद रखिएगा, डे बाय डे व्हाट यू चूज, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू इज हु यू बिकम। स्वागत है दोस्तों PW ऑनलाइन IAS में। मेरा नाम सुब्रत है और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन में शेड्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है और शेड्यूल किस तरह कस्टमाइज करना चाहिए और शेड्यूल से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप एस्पिरेंट हैं, पर क्या आप कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट हैं, क्या आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं या आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगी, साथ ही साथ हमको एक कस्टमाइज शेड्यूल चाहिए होगा। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ अजय सर हैं जो पॉलिटी एक्सपर्ट हैं और पवन सर हैं जो हिस्ट्री एक्सपर्ट हैं। और अजय सर हमको ये बताएंगे कि किस तरह फुल टाइम जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके सामने क्या शेड्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें किस तरह अपने शेड्यूल को कस्टमाइज करना चाहिए जिससे कि वो अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सके। सो अजय सर। देखिए, सबसे पहले एस्पिरेंट्स आप लोगों के पास जब पूरा 1 ईयर का टाइम होता है तो आपको ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो प्रिपरेशन है वो किस फेजेस में किया जाए। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझ करके और वो सारे एरियाज़ को सेग्रीगेट कर लेना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए कौन से एरियाज़ हैं, मेंस के लिए कौन से एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें ओवरलैप है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ये समझ जाइए कि किस फेजेस में आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जहाँ तक एक्सपीरियंस लोगों का क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी एनालाइज किया है, हमें लगता है कि 3 फेजेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला फेज़ आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जो फाउंडेशन पिलर्स हैं, जो बेसिक एरियाज़ हैं, जिससे कि आपका प्रिपरेशन में एक पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, जैसे पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया। ये 4 जो फाउंडेशनल पिलर्स हैं, इसका प्रिपरेशन आपको फर्स्ट फेज़ में फोकस करना चाहिए। उसके लिए आपको अगर आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है तो मे बी आप 3 to 4 मंथ्स का टाइम उसके लिए ले सकते हैं। सेकेंड फेज़ में फिर आप जब आएंगे तब आपका जो फोकस है वो ज़्यादा होना चाहिए जो केवल मेन स्पेसिफिक एरियाज़ है, क्योंकि उसको आप प्रीलिम्स के क्लोजर नहीं पढ़ सकते ज़्यादा। तो मेंस के जो भी एक्सक्लूसिव एरियाज़ हैं, एथिक्स हो गया, बायलैटरल इंटरनेशनल हो गया और इश्यूज़ कुछ आपके रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री के हो गए जो प्रीलिम्स में नहीं, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये इसको आपको फिर अनदर 2-3 मंथ्स में से बाय एंड ऑफ दिसंबर आप इसको फिनिश कर दीजिए। ये वही टाइम होगा जब शायद आप अपना ऑप्शनल भी शुरू कर रहे होंगे, इस टाइम पे आप कर सकते हैं। और थर्ड फेज़ आपका वो होना चाहिए जिसमें कि जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एरियाज़, केवल जो प्रीलिम्स के जो आपने पहले नहीं पढ़े, जैसे आपका एक तो रिविजन शुरू हो जाएगा इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का, और साथ में फिर आप फोकस कर सकते हैं कल्चर पे, हिस्ट्री पर, लाइक मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री पर, और जो भी एरियाज प्रीलिम्स पे स्पेसिफिक है उसके ऊपर। और साथ ही साथ फिर आपको थर्ड फेज में बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा CSAT और करंट अफेयर्स पे। तो ये ब्रॉडली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और आगे हम और डिस्कस करेंगे तो वी विल बिकम मोर स्पेसिफिक ऑन एरियाज। सर, बच्चों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि मेंस आंसर राइटिंग को हम इस शेड्यूल में कैसे इनहिबिट करें। देखिए, वैसे तो बहुत सारी अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट आपके पास होगी जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक रीडिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कॉम्प्रहेंडिंग स्किल डेवलप करना, आपको देखना हो कैसे आप फास्ट रीड करो, कॉम्प्रहेंड करो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है जब आप एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है ना, जब आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेते हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, इधर उधर हो, बेसिक इश्यूज़ में जब बन जाती है तब फिर आपके दिमाग में इश्यूज़ आने लगते हैं। वो टाइम होता है सही जब आपकी आंसर राइटिंग पे आपको फोकस स्टार्ट करना चाहिए। सो आई थिंक कि आफ्टर 2-3 मंथ्स यू कैन स्लोली स्टार्ट गेटिंग इनटू आंसर राइटिंग, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट शुड बिकम अ लिटिल रिगरस ऑल्सो। तो आंसर राइटिंग का जो बेस्ट टाइम होगा मुझे लगता है कि वो शायद आफ्टर 2 मंथ्स जब आपका प्रिपरेशन हो गया उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग के ज़्यादा फोकस करो। तो this could help you out when उसमें तो फिर all specific we will see कि what should come first and then what shall be done. We can see that. No sir, surely अजय सर का एक्सप्लेनेशन बहुत सारे फुल टाइमर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पर अभी एक और नीड ऑफ कंसर्न है उन बच्चों ने एस्पिरेंट्स का क्या, जो वर्किंग हैं और जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने के लिए। सो पवन सर से पूछते हैं उन बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कैसे अपने शेड्यूल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली जब भी लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। आपने देखा है कि सर ने भी बताया कि जो लगातार 1 साल पढ़ना चाहते हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में अपीयर होना है,
तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो तो अपने घर के काम में इन्वॉल्व होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर इनको लगता है कि उनके पास सफिशिएंट टाइम है, थोड़ा सा मोर देन 1 ईयर कह सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा उनके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो वहाँ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई जो है वो माना इस बात को ध्यान में रख के करें कि टाइम उनके पास ज़्यादा है, और उस जो उनके पास सफिशिएंट टाइम है, इनफैक्ट दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट, 2 साल का लगभग समय हो जाता है। मैं अगर बात करूँ तो जिनको 2025 देना हो, ये मान के चलें, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आपके लिए प्रिपरेशन भी कम से कम 1 साल का जो एक रिगरस प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए होता है, और तमाम चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल, खासकर मैं उनके बारे में बात करूं, या फिर जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। तो बहुत ही आपको ऑप्टिमल लेवल पे जाकर के उसका यूटिलाइज़ करना होगा। और मैं मान के चलता हूं कि आप अगर वर्किंग भी हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हैं। ये पॉसिबल है कि निकल सकता है। यहाँ थोड़ा आप सभी के फिर कंडीशन सिचुएशंस अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी का जॉब 9 to 5 का हो, किसी का 10 to 6 हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक शाम का समय किसी के लिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको निकाल सकते हैं कि अगर आप 6 बजे घर भी लौटते हैं तो आप 1-2 घंटे रिफ़्रेशमेंट या फिर जो भी आपका डिनर वगैरह है आप ले करके 8 से लेकर 12 बजे तक का एक टाइम, एक रेगुलर बेसिस पे आप निकालें। और वीकेंड पे मैं मान के चल रहा हूँ कि सैटरडे संडे आपके पास होता है, तो वहाँ थोड़ा सा लंबा 8 to 10 आवर्स जो भी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि आपके और भी कई कोर होंगे, वो भी आपको करना होगा, घर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपके अपने भी होंगे, तो आप 8 से 10 घंटे का समय वीकेंड पे निकालिए। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगर देखें 4 घंटे अगर आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं तो लगभग 20 आवर्स वो आपके निकल के आ जाते हैं। और अगर मैं एवरेज भी मान के चलूँ कि 8 आवर्स की अगर पढ़ाई लिखाई आप करते हैं वीकेंड पे, तो 16 घंटे लगभग आप वो निकाल सकते हैं। तो ऑल टुगेदर यू कैन हैव 30 to 31 आवर्स। तो ये एक इतना सफिशिएंट समय होता है कि आप इसमें अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। सेकेंड, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप अपने सिलेबस को देखें, और सिलेबस को देखें कि सिलेबस आपको बहुत मेहनत सिलेबस है, लेकिन आप सिलेबस से घबराएं ना, सिलेबस को बहुत प्रॉपर तरीके से आप देखें, और देन उसको आप पीसेस में बांटना शुरू करें। थोड़ा सा देखिए कि हाँ, हमें कितना पोर्शन एक बार करना है, कितना करना है। तो छोटे छोटे टारगेट्स मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लें जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं, मान लीजिए पॉलिटी में है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में, जो भी आपको लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक्सलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसी वक्त आपको कई बार परेशानी आनी शुरू हो गई तो आप फिर बहुत अच्छे लंबे समय तक जाएंगे नहीं। बिकॉज कि ये जो एग्जामिनेशन है पूरा आपका 1.5 से 2 साल अभी अपना टाइम देने वाले हैं, उसमें पूरा आपको अपना मोमेंटम आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो मुझे लगता है कि आप वहाँ से शुरू करें जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हैं। मुझे लगता है कि आपके पास ये चॉइस है कि अगर आप टारगेट करें 2025 को लेकर के, तो आपको जो सबसे अच्छा लगता है वहाँ से आप शुरू करें। ये कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है। हाँ, एक काम आप निश्चित तौर पर करें, वो ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। इससे एक तो आपकी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी डिफरेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल पेपर में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो केवल स्टैटिक पोर्शन से नहीं रिलेट करके पूछा जा रहा है। जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो या इकॉनमी हो, इवन हिस्ट्री, जिसको हम लोग मान के चलते हैं बहुत स्टैटिक पोर्शन होता है, तो जो कुछ भी रिसेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं या कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर अपनी नज़र आप रखें हमेशा, ताकि जब भी आप स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, दीज थिंग्स वर इन द न्यूज़, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने प्रिपरेशन के लिए अपने वीक के बेसिस पे अपने प्लान को करें, और कोशिश करें कि जो भी आप टारगेट फिक्स करते हैं इस छोटे समय में उसको अचीव करें। और अगर आप वो अचीव कर पाते हैं तो आपको एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ये आपको एक फिर एक्स्ट्रा एनर्जी देगा कि नेक्स्ट 1 वीक को आप फिर प्लान कर पाएंगे, एंड ग्रेजुअली यू शुड मूव दैट बेसिस। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आप 2 सब्जेक्ट्स और एक ऑप्शनल को लेकर चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसमें ये हो सकता है कि आपको हो सकता है 2 सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल के एक पोर्शन को कवर करने में 6-7 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं और कितना आप उस पर ऊपर टाइम दे रहे हैं। और इस तरीके से आप अपने पूरे साल भर का जब भी आपको पेपर में अपीयर होना है, शायद इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 2024 भी देना होगा, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा, उनको थोड़ा सा काम जो है, थोड़ा सा अपना जो पढ़ाई का आवर भी है वो भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बट जनरल मुझे लगता है कि अगर आप पूरे वीक में अगर आप देखें, क्योंकि आप वर्किंग हैं, अगर 30 से 35 घंटा मैनेज कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि टारगेट कैन बी अचीव्ड। ठीक है सर। सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आया कि ऑप्शनल को भी इंटीग्रेट करना है। सो सर के अकॉर्डिंग तो जो वर्किंग हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, उनको तो काफ़ी इनिशियल टाइम से ऑप्शनल पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। पर अजय सर, आप ये बताइए कि जो बच्चे अभी फुल टाइम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हैं, उनके लिए तो बहुत टाइट शेड्यूल है, वो कैसे ऑप्शनल को मैनेज करें? देखिए, इसमें आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा कि ऑप्शनल पहले तो आपका क्या है, आपका उसमें बैकग्राउंड है कि नहीं है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कब शुरू करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए नया होता है ऑप्शनल,
और ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल सोशल साइंस के कोई ऑप्शन लेते हैं, जिसमें कि एक बेस लेवल का अंडरस्टैंडिंग कुछ सोसाइटी के बारे में, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ इकोनॉमी के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब वो आप उससे फेमिलियर हो जाते हो, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। सो आई थिंक कि जब आपका सेकंड फेज़ होता है, उसके पहले, जैसे फर्स्ट फेज़ में जब हम बात कर रहे थे कि आप बेसिक कर लीजिए, ये सारे जो फाउंडेशनल पिलर्स हैं, बाय द टाइम इट इज़ कंप्लीटिंग वहीं पे आप ऑप्शनल अपना शुरू कर सकते हैं। और ये जो फेज़ होगा, लेट्स से अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक का फेज़, इस फेज़ में आपको अपना ऑप्शनल का मैक्सिमम, जिसके पास 1 ईयर का टाइम है, तो मैक्सिमम एरियाज आप इसमें अपना कंप्लीट कर लीजिए। एट द मोस्ट जनवरी में आप थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और करके, एंड देन यू कैन क्लोज योर ऑप्शनल से बाय द एंड ऑफ जनवरी, और बाय द वर्स्ट केस सिनेरियो बाय मिड फरवरी आप उसको साइड कर दीजिए। तो आई थिंक दिस कुड वर्क फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो। फॉर श्योर। पवन सर, एक क्वेश्चन और बच्चों का रहता है कि व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस लॉन्ग हॉल, जो कॉलेज गोइंग हैं या जो वर्किंग हैं, उन्होंने सोचा है कि वो 2025 में एग्जामिनेशन देंगे, तो उनके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना और ये टाइम को मैनेज करना कि वो जो टारगेट्स उन्होंने डिसाइड किए हैं उनको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप उस पर कुछ हेल्प करना चाहेंगे बच्चों की? डेफिनेटली सर, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब होता क्या है कि एक आपने सुना होगा बच्चों के बीच में आप मूड स्विंग बहुत ज़्यादा करता रहता है। एक पूरा एक लंबे एक वी कैन से इट समथिंग लाइक ए तपस्या काइंड ऑफ थिंग, कि आपको पूरा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको 1 से 1.5 से 2 साल के लिए। तो इसमें आपका जो है सो डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली, कोई जो चैलेंजेस हैं या आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आते रहेंगे। तो एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपका जो इनर कैरेक्टर है वो दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपने ये फिक्स करा है तो कोशिश कीजिए, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपने अगर कोई टारगेट रखा है तो ऐसा नहीं कि वो अचीव होगा ही होगा। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वो क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है, कभी तबीयत खराब हो गई तो चेंजेस होंगे ही होंगे। लेकिन कोशिश करें जब भी आप हैं तो आप उसको, जो भी टारगेट आपने रखा है उसको आप अचीव करें। ये तो एक सबसे पहली बात है। दूसरा ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट रियली एक बिग इशू है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं या फिर डोमेस्टिक अफेयर्स में भी हैं, और कई चीज़ें होती हैं। कई बार आपके ऑफिस में बॉसेस कई एक्स्ट्रा काम लेके आ जाएंगे, घर में कभी कोई लोग आ जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ होता रहता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश ज़रूर करें कि जो आपका अपना टाइम है, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ योर मी टाइम, व्हेन एवर यू आर इन द प्रिपरेशन ऑफ योर यूपीएससी, तो उस मी टाइम को ज़रूर आप अपने पढ़ाई के लिए ही लगा के रखें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरा एक चैलेंज ये है कि जिस एरा में भी हम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, एंड डेफिनेटली इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ऑनलाइन में भी मटेरियल फ्लडेड हैं। तो यहाँ आप कोशिश ये करें कि जब भी आप जाएँ ऑनलाइन पे या फिर कभी कुछ सर्च करते हैं, गूगल सर्च करना भी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कुछ करें तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके हैं उससे थोड़ा दूर रहें, एंड आज पर योर सिलेबस जो भी कंटेंट रेलेवेंट आपको लगता है उन चीज़ों को आप देखें यहाँ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर आपके पास के पढ़ने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, तो कई चैनल्स होते हैं जहाँ पर आप जाएँ, वहाँ देखें कि प्रॉपर न्यूज़ की एनालिसिस होती है, एडिटोरियल सेक्शंस होते हैं। आप देखें कि वो आपके ऑप्शनल के लिए कितना रिलेवेंट है, आपके जीएस के किस पोर्शन के लिए कितना रिलेवेंट है, तो उनको आप देखा करें, एंड हो सके तो उसका एक अपना एक ब्रीफ नोट्स वगैरह भी बना लिया करें और इसको रेगुलर बेसिस पे आप बनाएं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो केवल आपको पढ़ना नहीं है, लेंथ में आपको जाना नहीं है, बल्कि आपको पीरियडिकली उन सभी को इवैल्यूएट भी करते रहना है कि हाँ, हमने जो पढ़ाई करा है वो सही है या नहीं। इसका मतलब एक ट्रैकिंग सिस्टम आपके पास खुद का होना चाहिए। आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से लेके आ सकते हैं, आप पेन पेपर पे लेके आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आप चाहें तो आप आजकल तमाम तरीके की चीज़ें हैं जहां आप उसको आप जो है सो नोट डाउन करके रख सकते हैं, और इसको आप हमेशा एक ट्रैक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, वो एक एस्पेक्ट होना चाहिए और उसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि अब जो जनरेशन है, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम साइड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी शुड बी हेल्पफुल, इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं हमारे सामने 2 चैलेंजेस हमेशा होते हैं। एक तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको रीड एंड रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, यानी हम जो भी पढ़ाई करते हैं क्या हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्या हम उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। जिसके लिए एक रेगुलर स्टूडेंट को रेगुलरली कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ या किसी न किसी तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहने चाहिए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, चाहे वो रिटन क्वेश्चंस हों। और इसके साथ आपको वीकली एक शेड्यूल का टारगेट जरूर सेट रखना चाहिए, विच मीन्स मान लीजिए वीक में आपने डिसाइड किया है कि मैं पॉलिटी के या हिस्ट्री के या ज्योग्राफी किसी भी
सब्जेक्ट के कुछ सर्टेन चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। एट द एंड ऑफ द वीक आपको अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए ये समझने के लिए कि क्या आपके जो एफर्ट्स हैं क्या वो वेस्ट तो नहीं हो रहे, क्या वो अपने आप से जो आपने कमिटमेंट किए हैं क्या वो आप उनको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो आज की डिस्कशन में हमने ये सर सब मैं चाहूँगा कि सर एक बात पे आप थोड़ा और प्रकाश डालें कि कई बार बच्चों के बीच में ये होता है कि जो सोशल मीडिया है अगर हम उसका मतलब जो भी आजकल टेक्नोलॉजी डिफरेंट जो मोबाइल है स्मार्टफोन कुछ भी है तो लोगों को लगता है कि हम उसका यूज़ करते हैं तो मेरा टाइम ज़ाया होगा। अब मैं चाहूँगा सर आप इस पे ये बताएं कि किस तरीके से लोग जो भी टेक्नोलॉजी है उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, क्या उनको नहीं करना, व्हाट शुड बी के जो डूज़ हैं क्या डू नॉट्स होने चाहिए। मैं चाहूँगा सर एक बार सर ये आप ज़रूर बताएं कि बच्चों के साथ ये लगता है कि अगर मैं करूँगा तो टाइम मेरा वेस्ट होता है, और अगर आप एज अ टीचर कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली बच्चों तक ये मैसेज जाता है और उनको एक लगता है कि नहीं है वी शुड गो इन दैट डायरेक्शन। चाहूँगा सर इस पर आप कुछ डेफिनेटली कुछ बोलिए। बिल्कुल सही सर, बच्चों को अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखना चाहिए और साथ में उनको फोकस्ड रहना है कि उनका टारगेट क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है। जैसे ही हमने चाहे आप एक साल नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने के लिए, या आप वर्किंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, होम मेकर हैं और आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके टारगेट्स बहुत क्लियर रहने चाहिए। नाउ देखिए, सोशल मीडिया हो या इंटरनेट हो या गैजेट्स हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, हम उनके बिना जी नहीं सकते, लेकिन ये डिसिप्लिन आपके अंदर से आना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई मैं फिर से उस बात को रिपीट करूंगा, यू शुड कीप वीकली टारगेट्स। और ये वीकली टारगेट्स अगर आप अचीव नहीं करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पीछे खिंच रही है। साथ ही साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ग्रेजुअली आपको टाइमली कुछ टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, सो दैट आपको ये अंडरस्टैंडिंग आए कि आप जो भी पढ़ते हैं क्या आप उसको रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। सो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और ग्रेजुअल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स, रोजाना के एफर्ट्स ही हमको सक्सेस तक ले जा सकते हैं। सो थैंक्स अजय सर आने के लिए और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और थैंक्स पवन सर इतनी हेल्पफुल एडवाइस देने के लिए, एंड थैंक्स एवरीवन हु वाज वाचिंग दिस वीडियो। याद रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन डेडिकेशन मांगती है, साथ ही साथ शेड्यूल जब हम प्रिपेयर करते हैं दैट आल्सो रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड कंटिन्यूस एफर्ट। याद रखिएगा, डे बाय डे व्हाट यू चूज, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू इज हु यू बिकम। थैंक यू गाइस।